अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जो हमारी आज की वीडियो है वो जापान की स्कॉलरशिप के रिलेटेड है और ये स्कॉलरशिप जो है ये खुशखबरी इसमें ये है और खुशी की बात इसमें ये है कि ये फुली फंडेड आपको दी जाती है। इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो करें, इस तरह के और भी पीस लगाए बिल्कुल डिविशन की। अलबत्ता ये आपको पैसे प्रोवाइड करती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको मैं जो बताने वाला हूँ ये जापान की जो कंट्री है वो आपको ऑफर करती है। ये कौन से हजरात के लिए है? तो पहला जो ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ये इनके लिए सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए BS वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं अभी FSC से फारिग हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब जापान में मैं अपनी BS की डिग्री कंटिन्यू कर सकूँ तो वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो PhD वगैरह में स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल फुली फंडेड है जापान की गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई आपको बजट की फीस नहीं आ रही होगी इसमें इंशाल्लाह। तो मैं इसमें आपका पूरा हेल्प करूंगा इस स्कॉलरशिप में। अगर आप इस तरह से और हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ईमेल पर भी रब्ता कर सकते हैं रिलेटेड टू दो ऑल दीज वीडियोस। अगर मैंने कोई स्कॉलरशिप का जिक्र किया हो तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस और स्कॉलरशिप जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। स्कॉलरशिप जो है इसका नाम मैक्स स्कॉलरशिप है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके दो तरीके हैं, इस दो तरीक़ों को मैं आपको बताता हूँ। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव होते हैं और देखते हैं कि स्कॉलरशिप का प्रोसीजर क्या है और आपके डेडलाइन भी क्या है कि कौन कौन या फिर तारीख क्या है, शुरू कब होते हैं। तो आइए सब चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। इन सारे डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्म कर दी। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो आगे है हम स्क्रीन पर मैक्स जो स्कॉलरशिप है जापान, इनके हम की डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये जो स्कॉलरशिप है जापान की गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकते हैं जो भी कंट्री से आप हो। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, टाइप्स इसके क्या है और क्या क्या जो है इनमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कौन कौन इसके लिए ऑफ़र करते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं। इनके लिए मास्टर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं जापान में, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। इस तरह से मुख्तलिफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो भी इसके लिए इस स्कॉलरशिप के अंदर आती है, वो लोग भी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग्स स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचर्स वगैरह होते हैं ट्रेनिंग उनको स्पेशली प्रोवाइड की जाती है तो वो भी इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी में मुख्तलिफ से रिक्वायरमेंट होते हैं। मतलब आप तब एलिजिबल होते हैं जब आपका एकेडमिक हिस्ट्री जो है वो गुड होता है। इसके अलावा आपकी सेहत जो है गुड होता है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है एज की मुख्तलिफ डिपेंड करता है। PhD के लिए अलग है, इस तरह से अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग है, मास्टर्स के लिए अलग है। वो डिपेंड करता है कि कौन से डिग्री के लिए आप जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे एम्बेसी के थ्रू। जो आपके एम्बेसी कंट्री में होता है वो जापान का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, जहाँ से जाकर आप फॉर्म को फिल करेंगे जो आप टिपिकली करते हैं। इस तरह से आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट उसके साथ होना चाहिए, आपका रिकमेंडेशन लेटर उसके साथ होना चाहिए, स्टडी प्लान आपके साथ उसके साथ होना चाहिए। इस तरह से हेल्थ सर्टिफिकेट उसके साथ होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर जो होना चाहिए, जो आपने टेस्ट दिया हुआ है जापान का, वो आपके साथ होना चाहिए। तो जैपनीज़ जो लैंग्वेज है वो रिक्वायर्ड है इसमें। तो आते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको दी जाती है फुल ट्यूशन जो फ़ीस है वो आपको दी जाती है। मंथली आपको स्टेप फंड दी जाती है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। इस तरह से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए $1200 तक पे की जाती है। इस तरह से मास्टर के लिए $1280 तक, PhD के स्टूडेंट्स के लिए $1360 तक। इस तरह से जो ट्रैवल आपके अलाउंसेस होते हैं वो आपको जापान की गवर्नमेंट पे करती है, हेल्थ अलाउंसेस उसके साथ साथ। इसके अलावा वन टाइम आपकी सेटलिंग जो अलाउंस होती है वो आपको पे करते हैं, आपके रिहाइश का मसला हल करते हैं। इस तरह वन टाइम रिसर्च एक्सपेंसेस आपको अलाउ करते हैं, अलाउंस का आपको देते हैं जापान की गवर्नमेंट। वो इन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर और PhD की डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं जापान में। ड्यूरेशन आपके क्या होना चाहिए? मतलब आप अगर स्कॉलरशिप से जाएंगे तो आपका कितना ड्यूरेशन जापान में रहेगा? आपका टिपिकली जो रहता है
18 मंथ्स रहते हैं मास्टर में, जो तकरीबन 2 इयर्स तक आते हैं। मास्टर 3 इयर्स तकरीबन आते हैं PhD के लिए। और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वो आते हैं 5 इयर्स की डिग्री तकरीबन वो उनकी होती है। तो 5 इयर्स उनके कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रुखसत करते हैं अपने अमल की तरफ। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, जैपनीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से अगर आप PhD मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश है, आपका रिसर्च इंग्लिश में है, तो फिर आपको IELTS भी आपको रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से अगर कोई इंग्लिश का सर्टिफिकेट हो आपसे वो रिक्वायर्ड करती है, तो उसी सूरत में आप फिर उनको जमा करेंगे। और जैपनीज़ जो होती है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होती है, उनके बगैर पॉसिबल नहीं होता। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका मुख्तलिफ जो होता है, आपके इंटरव्यूज़ ली जाती है। इस तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद आपको वो कुछ सबका सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसीजर होता है? पहले आपका जो स्क्रीन बेस्ड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होता है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो देखती है। इसके अलावा आपका लैंग्वेज जैपनीज़ जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो सर्टिफिकेट आपका देखती है। इसके अलावा दूसरी स्क्रीनिंग में जब आपका फ़र्स्ट स्क्रीनिंग एक्सेप्ट हो जाए, इसके बाद सेकंड स्क्रीनिंग आता है जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाता है सेकंड स्क्रीनिंग में। उसको भी क्लियर करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जो रिज़ल्ट पर बेस करता है। जो इंटरव्यू आपसे कलेक्ट किया गया था, जो टेस्ट आपसे कलेक्ट किया था कंडक्ट किया गया था, उन पर बेस्ड करते हैं। जो आपका ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, उन सारा ये सब कुछ मजमुआ मिलाकर फिर आपको इस सिलेक्शन की कैटेगरी में लेकर आते हैं कि ये आपकी सिलेक्शन इस चीज़ों पर बेस्ड होती है। असल में इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या है, तो ये जो स्कॉलरशिप है इसकी डेडलाइन 5 जून 2023 है। अगर आप 2024 में भी अप्लाई करें तो इसका तभी भी ये 5 जून 2024 होगा। हर ईयर इसका अनाउंसमेंट होता है, हर साल इसका अनाउंसमेंट होता है, तो कोई मसला नहीं होता अगर वीडियो तब कब भी देख रहे हो। ज़्यादातर ये जनरली अप्रैल में ओपन होता है। इसके अलावा जून जुलाई में इसका डेडलाइन आता है। अप्रैल में आप जनरली एप्लीकेशन के लिए ये सारा प्रोसेस ओपन होता है स्कॉलरशिप के लिए। कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस में आपका वहाँ जाकर जापानीज़ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, और इसके साथ साथ जो आपका एकेडमिक प्रोग्रेस हो वो उसे मेंटेन करना है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है आपका रिटर्न पाकिस्तान या आपका जो भी कंट्री है उसमें आपकी वापसी को उसको यकीनी बनाना। तो ये आपका जो है ओब्लिगेशंस कंडीशंस ये आपको प्रोवाइड की जाती है कि तभी इस सूरत में आपको हम स्कॉलरशिप देंगे जब आप इन चीज़ों के अंदर ख़ुद को लाएँगे। इसके अलावा मुख्तलिफ फेसबुक पर भी इसकी कम्यूनिटीज़ अवेलेबल है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मुख्तलिफ लोग जो वहाँ पर पढ़ रहे उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगा इस स्कॉलरशिप का, आप वहाँ से भी जाकर विज़िट कर सकते हैं और इनके सारे डिटेल्स जान सकते हैं। मैं इन सारे डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में भी पुट कर दूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।